हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राना अकेडमी। देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ साउंड डिस्कस कर रहे हैं और आज हम उसके रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो एंड तक पसंद आती है तो काइंडली इसको लाइक करिए और इसको शेयर करें ताकि हमारा चैनल जो है वो और अच्छे से ग्रो हो सके। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनकी जो लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, हमने शुरुआत करनी है 26 क्वेश्चन के साथ। एन ऑब्जर्वर स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 850 मीटर फ्रॉम अ क्लिफ एंड फायर्स अ गन। आफ्टर व्हाट टाइम गैप विल ही हियर द एको इफ साउंड ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 350 मीटर पर सेकेंड इन एयर। तो देखिए, पहली बात तो इसका सोल्यूशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जब आप एको वर्ड सुन लेते हो तो आपका जो फॉर्मूला है वो आपका यूज होगा स्पीड इज इक्वल टू 2d डिवाइडेड बाई टी। ये है 2 इंटू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। 2d इसलिए क्योंकि एको तभी होता है जब साउंड जाकर टकराकर वापस उसी मतलब सोर्स के पास आती है जहां से ये प्रोड्यूस हुआ था, तो इसलिए हम डबल ऑफ द डिस्टेंस लेते हैं। तो अब इस कंडीशन के अंदर वो आपसे टाइम मांग रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं स्पीड की बात करूं तो वो 350 मीटर पर सेकेंड आपको दिया हुआ है। डिस्टेंस d की बात करूं तो वो हमें 850 मीटर हमें दिया हुआ है। जो टाइम है t वो आपने फाइंड करना है। तो अगर आप इस थोड़ा इसको रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज का मतलब है t इधर ले जाइए, स्पीड नीचे आ जाएगा, तो टाइम हो जाता है 2d अपॉन स्पीड। देखिए 2 इंटू 850 में करूंगा और नीचे आएगा 350। आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 4.86 सेकेंड्स आपके पास आंसर आ जाएगा। कि मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है तो मुझे पता है कि इसका आंसर क्या है। तो बस सिंपल आपने कैलकुलेट करना है, डिवाइड करिए, आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि प्रॉपर्ली सॉल्व करके मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। तो ये देखिए, ये है आपका प्रॉपर सोल्यूशन। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि एक्चुअली में करना क्या है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। रेडियो वेव्स ऑफ स्पीड। अब इस केस में आपको स्पीड दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, आपको जो स्पीड है वो दिया हुआ है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मून। तो मतलब है रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है, एको वाला पार्ट यहां पे हो रहा है। कितना टाइम लेता है धरती पे पहुंचने के लिए, वो है 2.5 सेकेंड्स। तो वो डिस्टेंस फाइंड करने को बोल रहा है मून और अर्थ के बीच में। देखिए बहुत ही ज्यादा आसान है। सबसे पहले हमारा जो स्पीड है वो होता है 2d अपॉन टी। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है यहाँ पे। तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो वो हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम डिवाइड बाय 2, इसलिए क्योंकि मुझे सिर्फ डिस्टेंस पता करना है और जो सिग्नल है वो जाके टकरा के वापस आ रहा है, तो डबल ऑफ द डिस्टेंस होता है। तो आधा करना पड़ेगा अगर प्रॉपर डिस्टेंस फाइंड करना है अपने मून और अर्थ के बीच में। ठीक हो गया। इसके अलावा बस वैल्यू ही पुट करनी है बेटा हमें। यहाँ पे स्पीड है 3 इंटू 10⁸, टाइम है 2.5 सेकेंड का। यहाँ पे मैं डिवाइड बाय 2 यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है। अब मैं आपके लिए चलिए सॉल्व भी कर देता हूँ। तो 2.5 डिवाइड बाय 2 अगर आप करते हो तो 1, ये 2 आ गया आपके पास, पॉइंट आएगा, ये 5 है। मुझे पता 1.25 होता है बट आपको बता देता हूँ। 2 टू द 4 करेंगे यहाँ पे आप इसको, 1 रह गया, 0 आ जाएगा, 5 जा। ठीक है। तो इसको काट कर आपके पास 1.25 आपको मिलता है और 1.25 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, ये आ गया 3 टू 6, 6, 7 और ये आ गया 3.75। तो आंसर है 3.75 इंटू 10⁸ मीटर्स। तो ये मीटर्स में इस तरह से आपके पास आंसर आ जाता है। क्लियर हो गया। बाकी आप इसका प्रॉपरली यहाँ पे सोल्यूशन देख सकते हो, जैसे मैंने कहा है वैसे यहाँ पे किया हुआ है। चलिए अब हम बात करेंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की। कहता है द डायग्राम बिलो शोज वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क ई माउंटेड ऑन ए साउंड बॉक्स एक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास साउंड बॉक्स पड़ा हुआ है और इस साउंड बॉक्स के अंदर इसको एक्स बोला गया है, इसको वाई बोला गया है।
इस पर एक ट्यूनिंग फोर्क लगाया गया है जो हमारा ई है। अब हमारे पास ये कुछ अलग अलग से ट्यूनिंग फोर्क आपको दिए हुए हैं। कहते ये हैं कि एक एक करके हम ट्यूनिंग फोर्क वाई में लगाते हैं, बट जैसे हम बी को वाई पे रखते हैं, जो ई है उसमें एक लाउड साउंड हमें सुनाई देनी शुरू हो जाती है। सो अब सबसे पहली बात यह है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क ई। आंसर बहुत ही सिंपल है। ये एक्चुअली केस है रेजोनेंस का। जिस टाइम हम एक ट्यूनिंग फोर्क इस वाई पे रखते हैं तो इसकी वाइब्रेशन की वजह से इसके अंदर के जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो भी आपके वाइब्रेट करते हैं अबाउट इज मीन पोजीशन, और वो वाइब्रेशन जो है वो ट्रांसमिट होती है थ्रू एयर एक्स के अंदर, फिर एक्स के पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं और उस वाइब्रेशन को वो ट्रांसमिट करता है ई के अंदर। अब जिस टाइम वाई की फ्रीक्वेंसी, हवा के पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी, फिर यहाँ के हवा के पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे ई की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच करेगी, उस टाइम रेजोनेंस क्रिएट होगा और लाउड साउंड जो है वो हमें सुनाई देता है। अब इस कंडीशन के अंदर क्योंकि बी लगाने की वजह से, बी वाला ट्यूनिंग फोर्क लगाने की वजह से हमें लाउड साउंड सुनाई दे रहा है, इसका मतलब है ई की फ्रीक्वेंसी वही होगी जो बी की फ्रीक्वेंसी है और बी की फ्रीक्वेंसी है 320 हर्ट्स, तो इसलिए इसका आंसर होगा 320 हर्ट्स। फिर कहता है कि व्हाई डज द बी साउंड अ लाउडर साउंड, तो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। जब इनकी फ्रीक्वेंसीज आपस में मैच कर जाती है तो एक लाउड साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। सो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। बाकी एक एक करके दिखा देता हूं। देखिए ये मेरा पहले पार्ट का आंसर हो गया और ये मेरा दूसरे पार्ट का आंसर यहाँ पे हो जाता है। इजी बहुत है, बट ऑफ कोर्स आपको एक बार अच्छे से करना होगा तभी आप इसके आंसर को प्रॉपर्ली दे पाएंगे। देखिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। अब कहता है स्टडी द अबव फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग। पहली बात तो अगर आप फिगर को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि लगातार जो एम्पलीट्यूड है वो आपका डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरह की वाइब्रेशन को डैम्ड वाइब्रेशंस कहा जाता है। तो पहले आता है कि व्हाट टाइप ऑफ वाइब्रेशन डज द अबव फिगर रिप्रेजेंट्स। ऑब्वियस है कि ये आपका हो जाएगा डैम्ड वाइब्रेशन। उसके बाद स्टेट वन रीजन फॉर विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन डिक्रीजेस विद टाइम। आप भी जानते हो कि जब हम किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी को हवा जो कि एक मीडियम का काम करती है उसमें वाइब्रेट करवाते हैं तो वो मीडियम उसके मोशन को सीज कर देती है, बिकॉज वो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करती है इन द अपोजिट डायरेक्शन, जिसकी वजह से वाइब्रेटिंग बॉडी की जो एनर्जी है वो डिसिपेट होती रहती है, खत्म होती रहती है, एंड एट द एंड वो बिल्कुल ही रुक जाएगा। अब वो कहते हैं कि राइट एन एग्जांपल ऑफ द नेचुरल वाइब्रेशन। देखिए अगर मैं एग्जांपल्स की बात करता हूं नेचुरल वाइब्रेशन की, तो पेंडुलम इन एयर, ऑसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम इन एयर, आप उसका एग्जांपल बहुत बढ़िया दे सकते हो। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पे देखो सारा आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे दे दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। आप काइंडली इसको देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में आंसर लिखना कैसे है। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 30 की। अ पेंडुलम हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 वाइब्रेशन पर सेकेंड। ये जो आपको यहाँ पे 4 वाइब्रेशन पर सेकेंड दिया है ना, वो एक्चुअली में दिया गया है आपका फ्रीक्वेंसी। क्या है ना कि जो फ्रीक्वेंसी होती है आपकी वो नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड होता है। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि 4 वाइब्रेशन पर सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपका 4 वाइब्रेशन पर सेकेंड, आप यहाँ पे मतलब ये जो पर सेकेंड होगा आपका यहाँ पे। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप एक वाइब्रेशन का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाहते हो, टाइम पीरियड फॉर 1 वाइब्रेशन अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो बस आपको 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी करना होगा। तो 1/4 जो कि 0.25 हमारे पास सेकंड हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बट मैं चाहता हूं कि उसको एज इट इज रखूं, थोड़ा सा आसान कैलकुलेशन हो जाती है, फॉर दैट रीजन ओनली। फिर ये कहता है कि ही हेयर्स द एको फ्रॉम द क्लिफ आफ्टर 6 वाइब्रेशंस ऑफ अ पेंडुलम। तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइम फॉर एको, तो 6 वाइब्रेशंस वो ऑफ ए पेंडुलम पे वो सुनता। 6 वाइब्रेशन का मतलब हुआ एक वाइब्रेशन का टाइम कितना है 1/4, तो 6 वाइब्रेशंस का टाइम हो जाएगा 6 इंटू 1/4 सेकेंड। तो ये बन गया 3/2 सेकेंड जो टोटल टाइम पीरियड आपका बचा है। अब वो कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, नहीं कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द ऑब्जर्वर। तो डिस्टेंस का तो मैं आपको एको के हिसाब से बता ही चुका हूं। ये बेसिकली v इंटू टी डिवाइड बाई 2 होता है। v स्पीड है, t टाइम है,
2 डिवाइड इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जाके जो सिग्नल है वो टकरा के वापस आती है। तो देखिए यहाँ पे जो v है वो हमें 340 दिया हुआ है, एंड जो टाइम है वो हमारा 3/2 का है, ये 2 नीचे चले जाएगा डिनोमीटर के, और एक 2 हमारे पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा है। बस आप इसको सोल्व करना है, आपका रह गया। जैसे आप सोल्व, और ये सिंपल कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 4 आपने करना है, तो 255 मीटर जो है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। तो बस इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। बाकी देखो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्ली सॉल्व करके एक बार आपको दिया भी हुआ है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके एक बार देखना चाहें देख लीजिए, बाकी मैंने आपको करके भी बता दिया कि कैसे आपने करना है। देखिए अब हमें बात करनी है क्वेश्चन नंबर 31 की। कहता है डायग्राम बिलो शोज अ वायर स्ट्रेस्ड ओवर अ सोनोमीटर, stems of two vibrating tuning fork A and B are touched to the wooden box of the sonometer. It is observed that the paper rider, that is a small piece of paper जो हमने center of the wire पे रखा हुआ है, the present on the wire flies off when the stem of the vibrating tuning fork B is touched to the wooden box, but the paper just vibrate when the stem of the vibrating fork tuning fork A is touched to the wooden box. Okay, मैं आपको समझा देता हूँ कि हुआ क्या है। एक्चुअली में हमारे पास ये 2 ट्यूनिंग फोर्क ए एंड बी हमें दिए हुए हैं, और उन्होंने कहा है कि जब हम इनमें से एक ट्यूनिंग फोर्क को इस वुडन बॉक्स पे लगाते हैं तो वायर जो है वो आपकी वाइब्रेट करती है। बट एक्चुअली में एक नई चीज़ देखने को मिली है, और वो ये है कि जब इन दोनों में से हम बी वाले को टच करते हैं तो ये जो राइडर है ये आपका गिर जाता है नीचे वाइब्रेट होने की वजह से। बट जो ए वाले को जब हम टच करते हैं तो राइडर आपका गिरता नहीं है, वो सिर्फ वाइब्रेट करता है उसी वायर के ऊपर। तो कहता है कि नेम द फिनोमिनन व्हेन द पेपर राइडर जस्ट वाइब्रेट। तो ऑब्वियस है बेटा वो आपका फोर्स्ड वाइब्रेशन हो, क्योंकि जब हमने ए वाले को लगाया कि तो उसकी जो वाइब्रेशन है वो मेरे वायर्स में ट्रांसमिट हो रही है और वायर के थ्रू उस पेपर में ट्रांसमिट हो रही है, जिसकी वजह से वो वाइब्रेट कर रहा है। और नेम द फिनोमिनन व्हेन द पेपर राइडर फ्लाइज ऑफ, तो वो स्पेशल केस है फोर्स वाइब्रेशन का, जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस। जिस टाइम आपके ट्यूनिंग फोर्क जो बी है उसकी फ्रीक्वेंसी और जो वायर है उसकी फ्रीक्वेंसी जब आपस में मैच कर गई, बस उसी टाइम जो आपका राइडर है वो नीचे गिर जाता है। ठीक है। एंड व्हाई डज द पेपर राइडर फ्लाइज ऑफ व्हेन द स्टेम ऑफ बी इज टच्ड टू द बॉक्स। आपको ऑलरेडी मैंने जब इसका आंसर दे ही दिया है कि रेजोनेंस की वजह से जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो उस केस में ये आपका ऐसे होता है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, रेजोनेंस एक स्पेशल केस है जिसमें आपकी वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है उस टाइम, एंड जिसकी वजह से उतनी तेजी से वाइब्रेट करता है कि जो आपका पेपर राइडर है वो गिर जाता है। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। बाकी देखिए मैंने आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं, एक बार उसको जरूर रीड करें और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आंसर कैसे देना है। बात करते हैं इसकी, कहते हैं व्हाट आर द डैम्प्ड वाइब्रेशन, तो जिनकी एम्पलीट्यूड जो है लगातार डिक्रीज होती हो और जो वाइब्रेट कर रहा हो अंडर द प्रेजेंस ऑफ एनी मीडियम, तो वो हमारे डैम्प्ड वाइब्रेशन होते हैं। एग्जांपल की बात कर रहा है, ठीक है। नेम द वो हमें पता कितने, मैंने आपको बताया हुए पहले भी। नेम द फिनोमिनन दैट कॉज अ लाउड साउंड व्हेन द स्टेम ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क इज केप्ट प्रेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल। देखिए पहली बात तो यह है कि जब किसी भी ट्यूनिंग फोर्क के स्टेम को अगर आप टेबल पे टच करते हो तो आपको साउंड सुनाई देती है, क्योंकि वो फोर्स वाइब्रेशन होती है। लेकिन अगर साउंड लाउड साउंड की बात कर रहा है तो वो सिर्फ रेजोनेंस में हो सकता है। मतलब ये कि ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी और जो टेबल है उसकी वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपस में मैच हो चुकी है, जिसकी वजह से आपका वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट हो रहा है, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बढ़ने की वजह से जो लाउडनेस होती है साउंड की वो बढ़ जाती है, इसलिए हमें लाउड साउंड सुनाई देता है। बाकी ये प्रॉपर अब बेटा आपके यहाँ पे मैंने आंसर लिख के दिए हुए हैं, काइंडली उसको जरूर पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, लेकिन ये जो सेकंड पार्ट है ना, सिंपल पेंडुलम ऑसिलेशन इन अ मीडियम जरूर कर देना या इन एयर कर देना, तो ये थोड़ा और प्रिसाइज हो जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 33, नेम द वेव यूज फॉर एको डेप्थ साउंडिंग, अल्ट्रासोनिक वेव हम उसका इस्तेमाल करते हैं। गिव अ रीजन फॉर देयर यूज ऑफ द अबव पर्पस। पहली बात ये कि ये यूनिडायरेक्शनल होती है, ज्यादा स्प्रेड आउट नहीं करती जैसे साउंड करती है, और इसका जो स्पीड है एग्जैक्टली उन मीडियम्स में उतना ही है जितना साउंड का होता है। वाई आर द वेव्स मेंशन्ड बाय यू इज नॉट ऑडिबल टू अस, क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। बात पता क्या है यार, देखो अगर तो हमारी फ्रीक्वेंसी लाई करती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, तो हमें वो चीज सुनाई देती है, ठीक है, आवाज सुनाई देगी। लेकिन अगर किसी चीज की फ्रीक्वेंसी इस रेंज से बाहर निकल जाती है, मतलब इससे कम हो या इससे ज्यादा हो, तो वो चीज हमें सुनाई नहीं देती है। बाकी आप यहां पे देख सकते हो मैंने प्रॉपर आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज एन एको, ठीक है, मैं इसका आंसर दे चुका हूं बेटा। एंड टू कंडीशंस की बात करता है तो सबसे पहली बात की होना चाहिए कि मिनिमम जो डिस्टेंस है हमारा
ऑब्जर्वर एंड ऑब्स्टेकल के बीच में वो लगभग 17 मीटर्स का होना चाहिए, ये मिनिमम होता है आपका। दूसरी बात हमारी सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये होती है कि परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, मतलब ये कि जब कोई साउंड जाकर टकराकर वापस आ रही है तो पहले साउंड और दूसरे साउंड में लगभग 0.1 सेकंड का डिफरेंस होना चाहिए टाइम में, ठीक है, तब हमें वो और क्लैरिटी में सुनाई देता है। तो सबसे पहली बात 17 मीटर तो बोला ही, और दूसरा हाँ ये भी एक पार्ट है, यस ये भी एक पार्ट है कि जो रिफ्लेक्टिंग बॉडी है, जो साउंड की वेवलेंथ है उससे काफी ज्यादा होनी चाहिए ताकि वो साउंड को रिफ्लेक्ट कर सके। 35 नंबर कहता है नेम द फिनोमिनन इन्वॉल्व्ड इन ए ट्यूनिंग अ रेडियो स्टेशन टू ए पर्टिकुलर स्टेशन। देखिए रेडियो सेट टू ए पर्टिकुलर स्टेशन, आंसर तो रेजोनेंस ही है। क्या होता है ना कि जब हम अपने रेडियो सेट के फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे होते हैं तो एक ऐसा टाइम आता है जब हमारी रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी और जो रेडियो वेव्स हवा में है उनमें से किसी एक वेव के साथ ये मैच कर जाता है, जिससे रेजोनेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वो अलाउ करता है उस रेडियो वेव को आपके रेडियो सेट के थ्रू ट्रांसमिट होने के लिए, जिसकी वजह से हमें वो पर्टिकुलर जो स्टेशन है वो हमें सुनाई देता है। तो ये रीजन है इसका। डिफाइन द फिनोमेनन नेम्ड बाय यू इन पार्ट 1। अच्छा रेजोनेंस की डेफिनेशन है वो पता ही है आपको यार। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लाउडनेस ऑफ द साउंड। बेसिकली यार उसके जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अनदर वन, ठीक है। लो साउंड से हम उसको अलग से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और किस यूनिट में हम लाउडनेस को मेजर करते हैं वो है फोन में मेजर करते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली क्या पता, ये डिबेटेबल चीज चली जाती है। लेवल ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने के लिए हम डेसिबल यूज करते हैं, लेकिन जो मेनली लाउडनेस को चेक करने के लिए हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो हमारा फोन होता है, ठीक है। तो ये है वो यूनिट आपका, बाकी सब आपको ठीक दिया हुआ है, आराम से आप ये कर सकते हो। अब आता है 36, फिर आता है पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन द टू वर्टिकल क्लिफ्स, ठीक है, 480 मीटर फ्रॉम द नियरेस्ट क्लिफ शाउट्स। ओके ठीक है मैं समझ गया। ही हर्स द फर्स्ट साउंड आफ्टर 3 सेकेंड एंड द सेकेंड एको 2 सेकेंड लेटर, समझ गया। सो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड। देखिए बहुत सिंपल है। पहली बात ये आपके आ गए क्लिफ और उसने कहा है कि पर्सन सबसे नियरेस्ट क्लिफ से 480 मीटर की दूरी पे है, तो पहला साउंड वो 3 सेकंड में सुनता है और दूसरा सेकंड 2 सेकंड लेटर, मतलब 5 सेकंड में सुनेगा। तो मतलब जो दूर वाला है वो यहां से जब वापस आएगा तो ये 5 सेकंड में हमें सुनाई देगा। तो सबसे पहले बात वो कह रहा है कि यार बताइए स्पीड क्या है साउंड की, जो कि बहुत ईजी है। हम इन दो पैरामीटर का इस्तेमाल करेंगे स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए। स्पीड जो होता है एको के केस में 2D/T होता है, तो यहाँ पे 2 × 480 डिवाइडेड बाई 3 आप यहाँ पे करेंगे। देखिए 3 1 3, 18 6 3 या 18 और साथ में ये 0 आ जाएगा, तो 0 32 32, तो 320 मीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड की वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट केस में अब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, जो कि आएगा v × t डिवाइड बाय 2। इसी को मैनिपुलेट किया गया है। तो स्पीड तो 320 है, हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। टाइम आपके 5 सेकंड का यूज करेंगे और यहाँ पे आपका 2 से डिवाइड होगा। 2 1 2 6 0 मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 6 5 30 और 800 मीटर। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपने ये न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने साउंड के रिलेटेड कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए। अब हम 3 मार्कर क्वेश्चंस में आ चुके हैं और धीरे धीरे हम 4 मार्कर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।